पाकिस्तान फिर हार गया इंडिया से। मुझे लोग बड़ा पूछते हैं, जुनेद भाई हम डेटा एनालिस्ट कैसे बने। मैं कहा भाई मैं वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को देख लेना और अगर अल्लाह चाहेगा तो आप भी डेटा एनालिस्ट बन जाओगे। तो ये रही वो वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनेद है और मैं एक ग्रेजुएट डेटा एनालिस्ट हूँ जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म के लिए सेंट्रल लंदन में काम कर रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे मुझे जॉब मिली, कौन से स्किल्स और टूल्स सबसे ज़रूरी हैं और अगर आपने एक डेटा एनालिस्ट बनना है तो क्या आपको सीखना चाहिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्शन में इंटरेस्टेड हैं तो ये रहे कहीं पे रहे आपके टाइम स्टैम्प्स। आप अपनी पसंद के मुताबिक जिस सेक्शन पे स्किप करना है कर लें। मेरा बैकग्राउंड, सबसे पहले मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा। मैंने कौन से ए लेवल्स किए, यूनिवर्सिटी में मैंने क्या पढ़ा और कौन सी इंटर्नशिप्स की। ए लेवल्स में मैंने मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एक एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट स्टडी किया। एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट एक कोई कह सकते हैं कोई रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह होता है। उसके बाद मैंने फाइनेंस और एक्चुअरियल साइंस में डिग्री कंप्लीट किया। यूनिवर्सिटी के दौरान मैंने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंटर्नशिप्स थोड़ी की थी, जिनमें से सबसे फ़ायदेमंद इंटर्नशिप मेरे लिए जो थी वो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट इंटर्न एट यूबीएस जो एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये जो मैंने इंटर्नशिप की थी ये मेरे लिए बहुत वैल्यूबल थी। यूनिवर्सिटी में जो सारी थियरी सिखाई जाती है उसके मुकाबले में ये इंटर्नशिप काफ़ी प्रैक्टिकल थी और रियल वर्ल्ड फोकस्ड थी। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि अच्छी इंटर्नशिप्स आपको इंटरव्यूज़ में काफ़ी लेवरेज देती हैं, आपको डे टू डे वर्किंग्स और प्रैक्टिकल काम का बताती हैं। और जो मैंने इंटर्नशिप्स और एक्सपीरियंस जो अक्यूमुलेट मैंने किया हुआ था, यही एक बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मुझे इतनी जॉब ऑफर्स मिली। अच्छा, मुझे ये रोल कैसे मिला? जब मैंने जॉब एप्लीकेशन सबमिट करनी शुरू की तो मैंने इन टोटल 156 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, जिनसे मुझे 16 फर्स्ट राउंड इंटरव्यूज़ मिले, 15 सेकंड राउंड इंटरव्यूज़ और 13 जॉब ऑफर्स मिली। ये हिट रेट होता है जितनी जॉब में से आप अप्लाई करें उनमें से कितने इंटरव्यूज़ आपको मिलें। तो ये हिट रेट काफ़ी अच्छा, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन शुरू में मैंने सिर्फ सबसे टॉप टियर ग्रेजुएट रोल्स के लिए अप्लाई किया, जैसे गोल्डमैन सैक्स, क्वांट कंसल्टेंट एट EY, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और एक्चुअरियल एनालिस्ट रोल्स और पोजीशंस के लिए अप्लाई किया। जब मैं इन रोल्स के लिए अप्लाई कर रहा था मुझे काफ़ी जल्दी समझ आ गई कि इन रोल्स के लिए, जिन रोल्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा था, जिन लोगों के मैं ख़िलाफ़ अप्लाई कर रहा था उनके पास मास्टर्स डिग्रीज़ थे, MBAs थे, हार्वर्ड से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और 3-4 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी था। मेरे पास ये एक्सपीरियंस तो नहीं था, मेरे पास सिर्फ बैचलर्स का डिग्री था। इसका मतलब मेरे चांसेस उन एप्लीकेंट्स के खिलाफ काफ़ी कम थे, अगर सच बताऊं बहुत ही कम थे। तो फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली, मैंने उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया जो बेशक मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन जॉब्स जहां कंपटीशन कम था। इसका फ़ायदा मुझे ये था कि वो कंपनीज मुझे फीडबैक देती थी, क्योंकि उनको इतनी एप्लीकेशन नहीं मिलती थी। जिन जॉब्स के लिए मैं पहले अप्लाई कर रहा था तो उनके पास तो इतने एप्लीकेशन उनको मिलते थे कि वो मुझे कोई फीडबैक दे ही नहीं सकते थे। ये जॉब्स मुझे फीडबैक देते थे और उस फीडबैक को मैंने अपनी CV इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया। जॉब एप्लीकेशंस में एक और चीज़ जो लोग बहुत ही अंडर यूटिलाइज करते हैं वो है लिंक्डइन। मैंने उन लोगों की प्रोफाइल्स देखी जो उन रोल्स और पोजीशंस में थे जहां मैं पहुंचना चाहता था। उनके इंटर्नशिप्स, उनके सर्टिफिकेशंस, यूनिवर्सिटी कोर्सेज और उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स मैंने देखी। फिर मैंने उनसे कनेक्ट किया और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे। सच बताऊं मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग रिप्लाई करेंगे, लेकिन लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं। साथ ही साथ मैंने जॉब एप्लीकेशंस का एक एक्सेल ट्रैकर भी बनाया जो मैं मेंटेन करता था। उसमें मैं सारी कंपनी नेम, जॉब रोल, एप्लीकेशंस, डेट जब मैंने अप्लाई किया है, सैलरीज, सारा कुछ मेंटेन करता था। इस ट्रैकर में हर एप्लीकेशन की डेट और रिस्पांस डेट जो कंपनी से आती थी वो भी मैं नोट करता था। इससे मुझे समझ आ जाता था कि कौन सा मेरा CV का वर्जन ज़्यादा इफेक्टिव था। CV का फॉर्मेट जो सबसे बेहतरीन काम करता है वो है वॉल स्ट्रीट ओएसिस CV का फॉर्मेट। मैं टेम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब आप अपने एक्सपीरियंस के बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हो, उन बुलेट पॉइंट्स को स्ट्रक्चर करने का बेस्ट तरीका है स्टार मेथड, जिसका मतलब है सिचुएशन, प्रॉब्लम या सिचुएशन क्या थी, टास्क क्या काम करना था, एक्शन आपने उस सिचुएशन या प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या एक्शन लिया, और रिजल्ट उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आउटकम क्या था या पर्पस क्या था। रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स को ये स्टार मेथड
पसंद होता है क्योंकि इसमें आपकी स्किल्स का प्रैक्टिकल यूज़ दिखाया जाता है। सिर्फ एक बोरिंग स्किल्स नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं मुझे ये आता है, ये आता है। मुझे याद है एक इंटरव्यू ने कहा था मुझे कि जॉब ढूंढना एक फुल टाइम जॉब ही होती है। उसने उर्दू में नहीं कहा था, उसने अंग्रेजी में कहा था कि फाइंडिंग अ जॉब इज़ अ फुल टाइम जॉब इन एंड ऑफ इटसेल्फ। और ये बात उसकी बिल्कुल सच बात है। इंपॉर्टेंट स्किल्स और टूल्स। एक एनालिस्ट होने का मतलब ये है कि आप हैं प्रोवाइडर, एजुकेटर और प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। आपको एनालिटिकल माइंडसेट रखना ज़रूरी है। एक एनालिस्ट को ये सब कुछ करना होता है। डेटा एक्सट्रैक्ट करना डेटाबेस से, उस डेटा का एनालिसिस करना और रेलेवेंट इंसाइट्स निकालना उस डेटा में से, और उस एनालिसिस के रिजल्ट्स को सिंप्लीफाई करना ताकि क्लाइंट्स समझ सकें। हर क्लाइंट का टेक्निकल नॉलेज अलग होता है। अगर मेरे पास एक CEO आता है, वो सिर्फ टॉप लेवल नंबर्स और एनालिसिस चाहेगा, उसको फुल टेक्निकल रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिए आपको अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल एडजस्ट करना होता है। और एक सबसे जो ज़रूरी स्किल है वो है क्यूरियोसिटी। अगर आप इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स, ऑटोमेशन टेक्निक्स और नए टूल्स के बारे में नहीं सीख रहे तो आप पीछे रह जाएंगे। टेक्निकल स्किल्स, कौन से टेक्निकल स्किल्स ज़रूरी हैं? नंबर 1 टेक्निकल स्किल एक्सेल सबसे ज़रूरी टूल है। हर एनालिस्ट, चाहे डेटा एनालिस्ट हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हो, कोई सा भी एनालिस्ट हो, एक्सेल ज़रूरी है। हमको एक्सेल के फंडामेंटल्स आने चाहिए। पिवट टेबल्स, लुकअप फंक्शंस, ये हर दिन इस्तेमाल होते हैं। सीक्वल एक डेटाबेस क्वेरीइंग लैंग्वेज है और काफ़ी डेटाबेसेस एक्सेस करने के लिए ये ज़रूरी है। अप्लाई करने से पहले मेरा कोई बैकग्राउंड सीक्वल में नहीं था और मैंने IBM फॉर डेटा साइंस का कोर्स किया था। इट्स शॉर्ट कोर्स है जो मेरे लिए सीक्वल के फंडामेंटल्स सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पाइथन, मैं तो कहूँगा पाइथन एक्सेल और सीक्वल के बाद सीखना चाहिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन AI और मशीन लर्निंग, इन जैसे प्रोजेक्ट्स की तरफ जाने के लिए पाइथन ज़रूरी है। ये भी कहूँगा AI और मशीन लर्निंग डेवलपमेंट्स को फॉलो करना, उनके ऑन टॉप रहना, ये आपको फ्यूचर प्रूफ बनाएंगे। मेरी जॉब में पहले दिन मुझे मशीन लर्निंग सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला और रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है जिसमें मैंने मशीन लर्निंग के साइड पे काफ़ी काम किया था। और इसकी वजह यही थी कि मैं मशीन लर्निंग वो सेमिनार अटेंड किया हुआ था और मैं सारी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट्स के ऊपर रहा। ओके, तो समरी में अगर मौका मिले अच्छी इंटर्नशिप्स करें। ये आपको इंटरव्यूज़ में काफ़ी लेवरेज देती हैं। लिंक्डइन का फ़ायदा उठाएं, लोगों से सवाल करने से मत डरें। जो लोग आपकी ड्रीम जॉब्स में हैं उनसे कनेक्ट करें और उनसे एडवाइस लें। अपना CV स्टार मेथड से लिखें। भाई अगर किसी रिक्रूटर ने देख लिया कि आपने अपनी स्किल्स बस लिस्ट में दी हुई हैं, उन्होंने आपका CV बिन में डाल देना। वो चाहते हैं आप अपनी स्किल्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में दिखाएं। एक्सेल को मास्टर करें, मिनिमम एक्सेल के फंडामेंटल्स, फिर उसके बाद सीक्वल, पाइथन और फिर उसके बाद एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल पावर BI और Tableau, लेकिन वो बाद में। क्यूरियस और प्रोएक्टिव बने। इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स फॉलो करें और अप्लाई करते रहें। मुझे 150 जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स फील्ड के बारे में अच्छा इंसाइट देगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट्स में डालिए या लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन की भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। That's all for this video. Thanks for watching and I will see you guys in the next one. तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कर लें तो सब्सक्राइब करना। I don't know यार, मुझे क्या पता है, मेरी उर्दू इतनी नहीं अच्छी यार। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। I don't know, पता नहीं, I don't know यार, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान फिर हार गया इंडिया से।